हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको डेथ एंड पोस्टमार्टम के ऊपर एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो दोस्तों ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेथ एंड पोस्टमार्टम पे एमसीक्यू बेस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अनअकैडमी के बारे में भी बता देता हूँ मैं। अनअकैडमी में भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। इन स्पेशल क्लास का बेनिफिट ये है कि ये क्लासेस पूरी लाइव होती हैं। ये क्लासेस पूरी लाइव होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको कहीं भी ऑफलाइन जाने के लिए, आपको क्लासेस में जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग का नहीं करना, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं बैठना। आप घर के सेफ इन्वायरमेंट में बैठ के आप अपनी लर्निंग पूरी कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स भी मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आज रहता है, तो ऐसे में वो एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे लर्निंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज के लिए भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दे रखी है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी अगर कोई क्लास है, अगर आपको कोई मिस भी हो जाती है तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, ये सब बाद में आप डाउनलोड करके भी आप ऑफलाइन देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप मल्टीपल टाइम्स आप ये अपने जो लेक्चर्स हैं ये सारे आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन हैं, तो वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा करेक्ट आंसर को। तो इसका मतलब ये है कि आप घर पे बैठे बैठे लाइव क्लासेस का तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो है क्वेश्चन के आंसर दे के भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी एजुकेटर के सामने। अगर कोई भी चीज़ का डाउट होगा तो आप वहीं पे तुरंत ऑन द स्पॉट आप एजुकेटर से आप पूछ सकते हैं, वो आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करके बता देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसका ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे LIBEDRAM, अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करके आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करके आपको पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करके ये आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIBEDRAM, मेरा ये रेफरल कोड लगाने से आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको 27000 का पड़ेगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आप एक चीज के ऊपर अगर मैं आपको फोकस दिलाऊं, तो अगर 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस और ऐड कर दो तो ये टोटल बन जाता है 27,000 रुपीज। तो दोस्तों आपने देखा, सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर लेने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको पूरे 2 साल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों ले। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करें तो एग्ज़ाम को अभी होने में पूरे 8 महीने बाकी हैं।
एग्जाम मान के चलिए कोरोना वायरस की वजह से शायद, कोविड-19 की वजह से शायद थोड़ा पोस्टपोन भी हो जाए, वो चलिए उसकी बात नहीं करते हम। लेकिन अगर मान लीजिए 8 महीने बाद एग्जाम है, 8 महीने के बाद एग्जाम के बाद फिर उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर उसकी काउंसलिंग होती है, और जब तक काउंसलिंग होने के बाद आप सीट के लिए आप जाते हैं कॉलेज में, तब तक आपका एम्स की बारी आ जाती है। और उसके बाद भी आप अपने एग्ज़ाम के बाद भी आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो, एम्स की तैयारी में लगे रहो, उसके लिए भी ये 2 साल का कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। उसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे, तो उसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट होता है, तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिल जाएंगे अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों एक बार लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि ये जब आप करते हैं तो आप एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, जिससे आप काफ़ी चीज़ें अपने दिमाग में रिटेन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सस्पेंडेड एनिमेशन इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पे पूछा गया सस्पेंडेड एनिमेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सस्पेंडेड एनिमेशन उस चीज़ को बोलते हैं, इट इज़ नॉट ओनली अपरेंट डेथ एज द पर्सन इज नॉट रियली डेथ विच मीन इट इज़ नॉट क्लिनिकल या फिर ब्रेन या फिर मॉलिकुलर या फिर सेलुलर डेथ। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई होती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी वाइटल साइंस का कोई भी चीज़ उसके अंदर दिखाई नहीं देता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ तो अपरेंट डेथ फ्रॉम विच पर्सन कैन बी अराउज, ट्रू डेथ फ्रॉम विच पर्सन कैन नॉट बी अराउज, may last for days or week, call not be produced voluntarily। तो दोस्तों सस्पेंडेड एनिमेशन जैसे मैंने आपको बताया कि apparent death from which person can be aroused, इसका आंसर ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है ए। तो दोस्तों थोड़ा सा apparent death सस्पेंडेड एनिमेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा नाम है apparent death। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पर्सन मरा हुआ नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसा फीचर्स दिखाई नहीं देता है। In this condition, sign of life can't be detected by routine method of clinical examination because the vital functions such as respiration or circulation are either interrupted for some time or are reduced to minimum, as in the hibernating animal. The metabolic rate is at such a low pace that the requirement of individual cell for O2 is satisfied through the O2 in dissolved fluid. However, life continue and these person can be revived by the resuscitative measures। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों कि इसके अंदर हम कोई भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम वाइटल साइंस को हम नहीं इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पर्सन मरा नहीं होता है, इसके अंदर पर्सन को हम रिवाइव कर सकते हैं resuscitative मेजरमेंट से। It can be produced voluntarily in the practitioners of yoga for long time, known as death-like trance. Involuntary suspension of animation for few seconds to half an hour is seen in apparent drowned, in newborn, after anesthesia, in cerebral concussion, electrocution, heat stroke, sunstroke, in prolonged illness like typhoid, cholera, overdose of barbiturates or opiates, narcotic poisoning, deep shock, hypothermia, insanity, mesmeric trance and freezing of body। यानी कि दोस्तों ये जो इनवॉलेंट्रीली सस्पेंशन ऑफ एनिमेशन भी काफ़ी जगह देखा जाता है, जैसे न्यूबॉर्न हो गया, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, ये ड्रॉन पर्सन हो गया, इन सब के अंदर भी ये देखा जाता है। उसके साथ साथ योगा करके भी ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है ट्रू अबाउट सस्पेंडेड एनिमेशन। तो यहाँ पे ट्रू पूछा गया है, तो कॉमन फिनोमिनन इन योगिक पर्सन कैन बी वॉलंटरली सिमिलर टू द मॉलिक्यूलर डेथ, सिमिलर टू द ब्रेन डेथ, पर्सन कैन बी रिवाइव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है कॉमन फिनोमिनन इन योगिक पर्सन, ये भी सही है इसका आंसर। कैन बी वॉलंटरली ये भी सही है। सिमिलर टू मॉलिक्यूलर डेथ नहीं, सिमिलर टू ब्रेन डेथ नहीं, पर्सन कैन बी रिवाइव हाँ। तो दोस्तों इसके जो करेक्ट आंसर वो है ए, बी एंड ए। तो ये हो गया इसके करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने बताया था कि योगिक पर्सन के अंदर भी होता है, वॉलेंटरली भी किया जा सकता है, जैसे योगी जो साधु संत लोग होते हैं वो लोग कर सकते हैं, और रिवाइव पर्सन को किया जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलर डेथ। तो मॉलिक्यूलर डेथ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। तो
मॉलिक्यूलर डेथ, इसको सेलुलर डेथ के नाम से भी जानते हैं. इट इज डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन. इट अकर्स piecemeal because individual cells live on residual oxygen for a variable time depending on their metabolic activities. Subsequent changes occur due to structural disintegration and metabolic dysfunction. इसके दो साइन होते हैं, अर्ली साइन और लेट साइन. अर्ली साइन के अंदर कूलिंग ऑफ बॉडी भी दिखती है, आईज एंड स्किन चेंजेस होता है, पोस्टमॉर्टम लिविडिटी भी होता है और राइगर मॉर्टिस भी इसके अंदर होता है. लेट साइन के अंदर प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसियर फॉर्मेशन और मॉमिफिकेशन. तो ये सारी चीजें भी होती है मॉलिक्यूलर या फिर जिसको सेलुलर डेथ के नाम से भी हम जानते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया मॉलिक्यूलर डेथ सेम एज सेलुलर डेथ. हाँ होता है. सेम एज सेलुलर डेथ एज इंडिकेटेड बाय राइगर मॉर्टिस, ये भी सही है. इंडिकेटेड बाय स्टॉपिंग ऑफ हार्ट फंक्शन एंड फ्लैट ईसीजी नहीं. ब्रेन डेड नहीं. ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी डाई, हाँ ये सही है. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है ए, बी और ई, इसके करेक्ट आंसर है. तो दोस्तों इसके साथ थोड़ा सा हम सोमैटिक्स जिसको सिस्टमिक या फिर क्लिनिकल या फिर ब्रेन डेड के नाम से भी हम जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं हम. इट इज इरिवर्सिबल एंड कंप्लीट सेसेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ ब्रेन फॉलोड बाय हार्ट एंड लंग्स. ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट एंड रेस्पिरेटरी डेथ is changed in favor of few concept of brain death because now cardiac transplantation possible in heart, lung, bypass machine and mechanical ventilator are available. तो इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों? इनसेंसिबिलिटी यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन बाय टच, पेन, टेम्परेचर, लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर टू मूव और अनरिसेप्टिविटी, अनरिस्पॉन्सिबिलिटी, नो मूवमेंट एंड एब्सेंस ऑफ एलिसिटेबल रिफ्लेक्स. ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं होता है, यानी कि इनसेंसिबल हो जाता पर्सन. सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी यानी कि एपनिया भी उसके अंदर होता है. लॉस ऑफ ईसीजी एंड लॉस ऑफ ईईजी यानी कि जो ईईजी की जो लाइंस होंगी वो आइसोइलेक्ट्रिक हो जाएंगी यानी कि स्ट्रेट हो जाती हैं. तो ये हमने जाना सोमैटिक डेथ के बारे में और इधर हमने जाना था मॉलिक्यूलर डेथ के बारे में. तो दोस्तों यहाँ हमने देखा ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलर डेथ, ए, बी और ई इसके करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच इज ट्रू अबाउट सोमैटिक डेथ, विच इज ट्रू अबाउट सोमैटिक डेथ. तो देखते हैं यहाँ पे कूलिंग ऑफ द बॉडी, सिसेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, हाँ ये सही है. कूलिंग ऑफ द बॉडी नहीं होता, ये उसके अंदर देखा जाता है मॉलिक्यूलर डेथ के अंदर. सिसेशन ऑफ सर्कुलेशन, हाँ ये भी सोमैटिक डेथ के अंदर देखा जाता है. फ्लैट आइसोइलेक्ट्रिक ईईजी, ये भी सही है. डीप अनकॉन्शियसनेस विथ नो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल नीड, ये भी सही है क्योंकि कोई भी स्टिमुलस वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. तो इसके जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हैं बी, सी, डी और ई, इसके करेक्ट आंसर हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. थैलेंटोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद, तो देखते हैं. डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, सही है. सॉल्विंग पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, नहीं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग, नहीं. डिटेक्शन ऑफ द लाइफ, नहीं. तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर वो है ए, यानी कि जो थैलेंटोलॉजी होता है उसको डेथ की स्टडी बोला जाता है. तो थोड़ा सा और भी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं. सबसे पहले तो थैलेंटोलॉजी डील विद डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, ये सही, इसका सही आंसर. एंटोमोलॉजी ऑफ कैडेवर, क्या होता है इसके अंदर दोस्तों? हेल्प डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, यानी कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है पर्सन को मरे हुए. गाल्टन सिस्टम या फिर डेक्टाइलोग्राफी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फिंगरप्रिंट की स्टडीज को, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, इसको गाल्टन सिस्टम या फिर डेक्टाइलोग्राफी का नाम दिया गया है. बर्टिलॉन सिस्टम या फिर एंथ्रोपोमेट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एडल्ट ओवर 21 years of age on the basis of body measurement, body mark and descriptive data. Chiloscopy, study of lip print for personal identification. Forensic odontology, यानी कि deals with identification of person from teeth pattern. Study of bite mark for identification. Science of dentistry as it relates to law. तो दोस्तों हम जो है बर्टिलॉन सिस्टम यानी कि एंथ्रोपोमेट्री जो होता है उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं बॉडी मेजर्स, बॉडी मास, डिस्क्रिप्टिव डाटा, इन सब से. चीलोस्कोप यानी कि लिप प्रिंट
से हम पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर हम टीथ के पैटर्न से भी हम आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों गुस्टाफ्सन मेथड। गुस्टाफ्सन मेथड दोस्तों होता है एज एस्टिमेशन अबाउट 30 इयर्स बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द टीथ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो टीथ के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से हम जो है एज का एस्टिमेशन कर सकते हैं, उसको गुस्टाफ्सन मेथड बोलते हैं। इसका मैं आगे बता दूंगा। इसके लिए काफ़ी सारी निमोनिक है, जिसमें एक आता है स्क्रिप्ट, एक आता है APRSTS यानी कि आंध्र प्रदेश रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ऐसे करके भी एक निमोनिक है। वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। जो बेस्ट है वो है स्क्रिप्ट, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बॉयड्स मेथड होता है दोस्तों एज एस्टिमेशन बाय मीन्स ऑफ इंक्रीमेंटल लाइन सीन ऑन सेक्शन ऑफ टीथ, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ एज। यूथनेशिया होता है दोस्तों मर्सी किलिंग और पुटिंग अ पर्सन टू पेनलेस डेथ। तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कॉर्पस डिलिक्टी का मतलब क्या होता है। एसेंस ऑफ क्राइम सही है, नॉन डिकम्पोज बॉडी नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड पर्सन नहीं, डिकम्पोज बॉडी नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एसेंस ऑफ क्राइम। तो दोस्तों थोड़ा सा कॉर्पस डिलिक्टी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। Corpus delicti means body of offense, that is essence of fact of crime, not the physical body of offense. It may include dead body and other facts conclusive of death by foul play, जैसे कि bullet or part of the knife in body, clothing, drawing, photograph showing guttural injury, etc. Trial of murder can take place or circumstantial evidence even in absence of dead body after positive identification of body part or body, proof of its death by criminal act। यानी कि इसके अंदर जो दोस्तों पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी पार्ट और बॉडी, ये होता है मेन पार्ट ऑफ कॉर्पस डिलिक्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एटाविज्म इज रिजेम्बलेंस ऑफ फीचर्स टू मदर नहीं, फादर नहीं, नेबर नहीं, ग्रैंडफादर। हाँ, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ एटाविज्म क्या होता है। एटाविज्म होता है द चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल इट्स पेरेंट बट इट्स ग्रैंड पेरेंट, तो इसका होता है एटाविज्म। ऐसी दोस्तों कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं। सुपरफिकेंडेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा which have been discharged from the ovary at the same period of ovulation by two separate act of coitus, यानी कि discharge from ovary at the same period of ovulation। ये इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। सुपरफिटेशन क्या होता है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा which has been discharged from ovary at same period of ovulation। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा discharge from ovary at the same at different period of ovulation, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों same period of ovulation, लेकिन यहाँ पे different period of ovulation, obviously by two separate act of coitus। नेक्स्ट दोस्तों टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सपोजिशन या फिर fictitious child। A woman may pretend pregnancy as well as delivery and later produce a child as if it is her own। She may substitute a living male child for a dead child or for a living female child। यानी कि वो प्रिटेंड करती कि वो प्रेग्नेंट है, उसने डिलीवरी भी किया, उसका बेबी भी हुआ, तो ये होता है फिक्टिशियस चाइल्ड। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं नॉट अ फीचर ऑफ ब्रेन डेड। इसमें से क्या एक ब्रेन डेड का फीचर नहीं है? तो कंप्लीट एपनिया नहीं, ये है कंप्लीट एपनिया होता है। तो नॉट अ फीचर ऑफ ब्रेन डेड, कंप्लीट एपनिया होता है। एब्सेंस पिपिलरी रिफ्लेक्स ये होता है। एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स नहीं, ये नहीं होता। हार्ट रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन, ये होता है ब्रेन डेड का एक फीचर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो हो गया सी। तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। द एब्सेंट ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू डायग्नोज ब्रेन डेड बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड में रिमेन फंक्शनल। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ ब्रेन डेड आर, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या आएगा? वाइड स्प्रेड कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या क्या आएगा? डीप कोमा, अनरिस्पॉन्सिव टू ऑल फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन। दूसरा था ग्लोबल
ब्रेन स्टेम डैमेज, एब्सेंस और लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स, पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स। इसको आप निमोनिक से भी याद कर सकते हैं, एब्सेंट पॉप। पॉप जैसे पुलिस, तो पुलिस वाला नहीं है, तो एब्सेंट पॉप, तो उससे आप याद कर सकते हैं। लोअर ब्रेन स्टेम डिस्ट्रक्शन, इसके अंदर होता है कंप्लीट एपनिया, पल्स रेट इनवेरिएट एंड अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन, ये भी एक फीचर इसका होता है। दूसरा है दोस्तों एसोसिएटिव फीचर, इसके अंदर डायबिटीज इंसिपिडस, प्यूपिल इनलार्ज, मे बी मिड साइज, शुड नॉट बी कंस्ट्रिक्टेड, मतलब ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, पोस्टमार्टम ऑटोप्सी इज डन फॉर। तो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी किसके लिए की जाती है? होल बॉडी, हाँ इसके लिए की जाती है, पूरी बॉडी के लिए। पार्ट विच आर इंजर्ड, नहीं। पार्ट विच हैज बीन आस्क्ड फॉर इस इंक्वेस्ट, नहीं। पार्ट विच रिलेटिव हैव गिवन परमिशन फॉर, नहीं। तो दोस्तों पोस्टमार्टम पूरी बॉडी के लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो गया ए। तो थोड़ा सा प्रिजर्वेशन इन मॉर्चरी, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। द बॉडी शुड बी स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली, और एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड if it is to be preserved for long duration. The body should never be undressed before the forensic doctor has seen it, as examination of clothing and body is done before removing the clothes. यानी कि बिना एग्जामिनेशन के अनड्रेस नहीं कर सकते हैं। आफ्टर ऑटोप्सी ऑल unstranded organ should be replaced in the body, and the body should be well embalmed to facilitate a second autopsy in case one is desired at some further point. यानी कि ऑटोप्सी हो जाने के बाद उसको अच्छे से भी रखना है, ताकि अगर सेकेंड टाइम अगर उसकी ऑटोप्सी की जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारे क्राइटेरिया, जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं करने के लिए, या फिर अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए होगा तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखना पड़ेगा। अनड्रेस नहीं कर सकते जब तक कि पूरा क्लोथिंग का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, जब तक नहीं होता है। और एक बार ऑटोप्सी हो जाने के बाद उसको अच्छे से इम्बाल करके प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि सेकेंड टाइम ऑटोप्सी हम कर सके तो कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बॉडी हैज टू बी हैंडेड ओवर टू इन्वेस्टिगेशन। तो किस ऑटोप्सी हो जाने के बाद हमें बॉडी किसको हैंड ओवर करनी है? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस अफसर, हाँ इसको करनी रहती है। रिलेटिव ऑफ विक्टिम, नहीं। मजिस्ट्रेट, नहीं। द सिविल अथॉरिटीज, नहीं। तो दोस्तों ए के आंसर इसका करेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर वो है ए। आफ्टर पोस्टमार्टम बॉडी इज हैंडेड ओवर टू द अथॉरिटी हु हैज कंडक्टेड इंक्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस, हाँ। पुलिस स्टेशन नियर बाई, नहीं। कोरोनर, नहीं। चीफ मजिस्ट्रेट, नहीं। तो पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी किसको हैंड ओवर देनी पड़ेगी? जिसने कंडक्ट किया है, जो अथॉरिटी इंक्वेस्ट कर रही है उसको। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर वो है ए। तो रूल्स ऑफ पोस्टमार्टम क्या क्या होता है? पोस्टमार्टम इज नेवर अंडरटेकन विदाउट रिटन ऑर्डर फ्रॉम पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और कोरोनर। ये तो अब हट गया है, लेकिन पहले चला करता था मुंबई और कोलकाता जैसे सिटी में। डेड बॉडी इज अकम्पनीड बाय चालान, इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पंचनामा एंड FIR। जब ये होगा तभी ऑटोप्सी किया जा सकता है, उससे ये सारी अगर नहीं है तो नहीं किया जा सकता। प्रिफरेबल कंडक्टर इन डे लाइट बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद ट्रेनिंग इन फॉरेंसिक मेडिसिन, यानी कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर जो ट्रेन्ड पर्सन है वही इसके अंदर कर सकता है पोस्टमार्टम। इट हैज़ टू बी मेटिकुलस एंड कंप्लीट। इन एवरी केस ऑल बॉडी कैविटी शुड बी ओपन एंड एवरी ऑर्गन मस्ट बी एग्जामिन। यानी कि दोस्तों इसका ये है कि अगर मान लीजिए किसी को स्नेक बाइट का केस आया, तो ये नहीं कि सिर्फ पैर की ही ऑटोप्सी की जाएगी, पैर की ही पोस्टमार्टम की जाएगी, नहीं, पूरी बॉडी की पोस्टमार्टम किया जाएगा, कंप्लीट होगा। डॉक्टर शुड रिकॉल ऑल पॉजिटिव एंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग, यानी जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग है वो सब मेंशन करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय रिटन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, रेडियोग्राफ, स्केच एक्सेट्रा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है पोस्टमार्टम करने से, वो सारी जो रिकॉर्ड्स है उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। द डॉक्टर मस्ट प्रिजर्व विसरा एंड सेंड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन केस ऑफ पॉइजनिंग। यानी कि अगर कोई पॉइजनिंग का केस है तो उसके अंदर जो
पर्टिकुलर विसरा जो होगा उस पॉइजनिंग से रिलेटेड, वो हमें टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी सेंड करना पड़ेगा. आफ्टर ऑटोप्सी इज कंप्लीटेड, एन ओपिनियन फॉर्म as to the cause and mode of that, the doctor prepared a detailed postmortem report in triplicates, यानी कि 3 वो उसकी कॉपी बनाएगा. एक कॉपी क्या होगी, वो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी. सेकंड दिया जाएगा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को. और थर्ड कॉपी ऑफिशियल कॉपी होगी जो वो ऑफिस में रखी जाएगी जहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है. आफ्टर ऑटोप्सी डेड बॉडी इज हैंडेड ओवर टू इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर और द अथॉरिटी that has conducted inquest in that particular case. तो ऑटोप्सी पोस्टमार्टम कर लेने के बाद जो बॉडी होगी वो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी, किसी रिलेटिव या किसी और पर्सन को नहीं. तो यहाँ हमने दोस्तों रूल्स के बारे में हमने कुछ देखा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया द पार्ट विच शुड बी डायसेक्टेड लास्ट इज. तो दोस्तों एस्फिक्सिया के केस में कौन से पार्ट को हम सबसे आखिरी में डायसेक्ट करेंगे? नेक सबसे आखिरी में डायसेक्ट किया जाता है, थॉरेक्स नहीं, एब्डोमेन नहीं, स्कल नहीं. तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर. ताकि दोस्तों एक ब्लडलेस फील्ड हमें मिले, इसलिए ये नेक को किया था. थोड़ा सा इसके बारे में बताया तो मैं. इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया स्पेशली इन हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन, नेक शुड बी ओपन लास्ट so as to provide a clear field devoid of blood during dissection, thus avoiding artificial hemorrhage. तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि क्लियर फील्ड हमें मिले, ब्लडलेस फील्ड हमें मिले, ताकि कोई भी आर्टिफिशियल हेमरेज से हम कंफ्यूज ना हो जाए. तो इसलिए एस्फिक्सिया के केस में सबसे आखिरी में हमें ये नेक को डायसेक्ट करना रहेगा. इन दिस केस स्कल इज ओपन फर्स्ट and brain is taken out to drain out the blood from the neck, and chest organ is removed prior to neck dissection to avoid injury to neck vein. तो दोस्तों नेक को डायसेक्ट करने से पहले हम स्कल को खोलेंगे और ब्रेन को बाहर निकालेंगे, ताकि जितना भी नेक से जितना भी ब्लड है वो सब वहाँ से बाहर आ जाए, ताकि कोई भी हमें दिक्कत ना हो, क्लियर ब्लडलेस फील्ड हमें मिले. इसलिए ये चीज हम करते हैं. नेक्स्ट दोस्तों आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज ओपन फ्रॉम द. तो स्पाइनल कॉर्ड को ऑटोप्सी के टाइम पे हम कहाँ से खोलते हैं? फ्रंटल अप्रोच नहीं, बैक साइड से दोस्तों हम खोलने की अप्रोच रखते हैं. लेटरल साइड नहीं, नन ऑफ द वो नहीं. तो बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर. तो स्पाइनल कॉर्ड को जब भी हम डायसेक्ट करते हैं, जब भी हम ओपन करते हैं, तो उसको बैक साइड से, पीछे की साइड से करते हैं, ताकि ज़्यादा आसानी से हम स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंच सके. अगर हम फ्रंट अप्रोच अपनाते हैं तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए, पहले हमने चेस्ट पे या फिर एब्डोमेन को खोला, फिर अंदर के विसरा को खोला, फिर उसके बाद हम वहाँ जाएंगे. इससे अच्छा हम बैक से ही करेंगे तो हम काफ़ी ईजिली हम स्पाइनल कॉर्ड तक हम पहुँच जाएंगे. लार्ज बोन ऑफ अबाउट 6 इंचेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व इन. तो दोस्तों जो लार्ज बोन है जो 6 इंच से के आसपास की हैं, वो किस केस में हमें प्रिजर्व रखनी पड़ेगी? आर्सेनिक एंड एंटीमनी पॉइजनिंग बिल्कुल सही, एकोनाइट पॉइजनिंग नहीं, धतूरा पॉइजनिंग नहीं, स्मोक पॉइजनिंग नहीं. तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं. बोन्स यानी कि 10 सेंटीमीटर ऑफ शाफ्ट फीमर, ये हम किस किस केस में हम प्रिजर्व करके रखेंगे? सब एक्यूट या फिर क्रोनिक पॉइजनिंग बाय हैवी मेटल्स. हैवी मेटल जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, रेडियम, थेलियम. तो ये सब हैवी मेटल्स के केस में, हैवी मेटल की पॉइजनिंग के केस में हम जो है प्रिजर्व करके इसको रखेंगे. तो दोस्तों इसको आप एक निमोनिक से भी याद कर सकते हैं. वो निमोनिक है आर्ट. ए से हो गया आर्सेनिक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, आर से हो गया रेडियम और टी से हो गया थेलियम. तो दोस्तों ये आर्ट आप निमोनिक याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड इन. तो दोस्तों किस केस में जो है हम ब्रेन को प्रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है? एल्कोलाइड पॉइजनिंग नहीं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस नहीं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजनिंग नहीं, हैवी मेटल पॉइजनिंग हाँ. तो इसके अंदर जरूरत नहीं होती है. तो
तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन ऑर्गन प्रिजर्व्ड, ब्रेन को किस किस पॉइजनिंग के अंदर हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में रखना पड़ेगा, साइनाइड पॉइजनिंग के में भी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के में भी, वोलेटाइल पॉइजन्स में भी, ओपिएट्स में भी, बार्बिट्रेट्स में भी, इलेक्ट्रॉइड्स में भी, स्ट्रिक्निन में भी। तो इन सब केस में हमें ब्रेन को भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, उसमें भी 100 ग्राम ऑफ सेरेब्रम और सेरेबेलम, ये सारी चीज़ें हमें जो है प्रिजर्व करके रखनी पड़ेंगी, 100 ग्राम एटलीस्ट। तो इसके लिए जो दोस्तों एक निमोनिक है वो है कुबाज, कुबाज, तो CCOOBAS, तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड इन, तो हैवी मेटल पॉइजनिंग के अंदर हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो एल्कलाइड पॉइजनिंग के अंदर होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन के अंदर भी होता है। सिंस यहाँ पे नॉट पूछा गया था इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आपको कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ, आप उसके अंदर कोई भी डाउट हो वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है दोस्तों, इस रिकॉर्डेड सेशन में मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं, तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही एक रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ मैं कि जो है आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप ऐप के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कुबाज के बारे में हमने देखा, ये निमोनिक, सी से कार्बन मोनोऑक्साइड, सी से साइनाइड, ओ से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, सेकंड ओ से ऑर्गेनिक वोलेटाइल पॉइजन, थर्ड ओ से ओपिएट्स, बी से बार्बिट्रेट्स, ए से अल्कलॉइड और एस से स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग। तो इन सब के केस में हमें ब्रेन को भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरा एंटायर लेंथ को ही हमको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा हमें स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग के अंदर। तो हार्ट को हमें किस पॉइजनिंग के अंदर प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा? स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग और डिजिटलिस, इन दो पॉइजनिंग के अंदर हमें हार्ट को भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। लंग्स को किस केस में रखना पड़ेगा दोस्तों? गैसेस पॉइजन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और साइनाइड, इन सब के केस में हमें लंग्स को भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, एटलीस्ट एक लंग को तो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप निमोनिक ले सकते हैं, गैक है तो इसको गैस से आप निमोनिक ले सकते हैं, GAS आप प्रोनाउंस करेंगे तो C और S लगभग सेम ही साउंड करते हैं, तो गैस, तो उससे आप याद रख सकते हैं। या फिर आप कैग से भी कर सकते हैं, कैग जो काफी बड़ा घोटाला हुआ था, कैग, कैग एक रिपोर्ट पेश करता है, कैग एक बॉडी है, वो कैग की रिपोर्ट आती है जिसने घोटाला बताया था उसके बारे में, कोलगेट के बारे में। तो लंग्स आर प्रिजर्व्ड इन, तो लंग्स को किस केस में प्रिजर्व रखना पड़ेगा? अल्कोहल पॉइजनिंग के में भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, SCN पॉइजनिंग में भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, लंग्स के केस में गैसेस पॉइजन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अल्कोहल और साइनाइड, तो ये सारे ऑप्शन हैं, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इट इज ट्रू अबाउट फॉर्मलिन, तो फॉर्मलिन के बारे में क्या सही है? तो देखते हैं। तो दैट इट कैन बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन अल्कोहल पॉइजनिंग, नहीं। नेवर यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर केमिकल एनालिसिस, हाँ दोस्तों ये सही है। यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पॉइजनिंग विद डिजिटलिस, नहीं। नन अदर, नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो हो गया बी। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा फॉर्मलिन के बारे में आपको बता देता हूं मैं। 10% फॉर्मलिन तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू के लिए यूज होता है ये। फॉर्मेल्डिहाइड नॉट यूज्ड इन पॉइजनिंग बिकॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइजन स्पेशली नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकम डिफिकल्ट इन केमिकल एनालिसिस। तो ये है इसके बारे में जानकारी, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अबाउट 20 ग्राम ऑफ हेयर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व्ड इन, तो 20 ग्राम ऑफ हेयर किस केस में प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा? हैवी मेटल पॉइजनिंग, हाँ इसके लिए रखना पड़ता है। एक्रोनाइट पॉइजनिंग नहीं, आयोडीन पॉइजनिंग नहीं, कोरियन पॉइजनिंग नहीं, नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो हो गया वो है ए।
तो 20 ग्राम ऑफ हेयर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व इन हैवी मेटल पॉइजन। तो जैसे मैंने आपको बोन्स के बारे में तो बता दिया था कि हैवी मेटल के केस में बोन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो 8 एक निमोनिक दिया था मैंने, आर्सेनिक, एंटीमनी, रेडियम, थेलियम। हेयर्स के केस में 20 to 30 नंबर और 5 ग्राम। हैवी मेटल, सब एक्यूट एंड क्रोनिक पॉइजनिंग जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, रेडियम, थेलियम, यानी कि हैवी मेटल के केस में ही हम हेयर्स जो हैं उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। हेयर्स हो गया, नेल्स हो गया, यानी कि ऑल फिंगर्स एंड टो, इन सबको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। यूट्रस, अपेंडेजेस एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, ये क्रिमिनल एबॉर्शन के केस में हम प्रिजर्व करके रखते हैं। फैट 10 ग्राम फ्रॉम एब्डोमेन और पर पेरीनेफ्रिक रीजन, ये हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के केस में हम फैट को प्रिजर्व करके रखते हैं। CSF एज मच एज कैन बी विड्रॉन, ये हम अल्कोहल पॉइजनिंग के केस में CSF को प्रिजर्व करके हम रखते हैं। द हेयर एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग केस एक्सेप्ट, यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट पूछा गया है। तो टू फाइंड आउट इट्स ओरिजिन, ये सही है। टू फाइंड द एक्यूजिशन ऑफ द और विक्टिम, ये भी सही है। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, ये भी सही है। इन केस ऑफ लेड पॉइजनिंग नहीं। तो दोस्तों हेयर एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग केस एक्सेप्ट, तो लेड पॉइजनिंग के केस में हेयर एग्जामिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर इसको थोड़ा सा और मैं करूं तो हेयर से हम ओरिजिन का पता कर सकते हैं। जैसे हेयर्स एक्सिला या फिर प्यूबिक हेयर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग होते हैं। एक्यूज या विक्टिम का भी हम पता कर सकते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट के केस में अगर मान लीजिए कहीं से हमें हेयर्स हमें मिलते हैं बॉडी पार्ट से, तो हम जो है एक्यूज के बारे में हम पता कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस इज, तो दोस्तों 2 ml नहीं होता, 10 ml मिनिमम क्वांटिटी हम लेते हैं, 50 ml नहीं, 100 ml नहीं। तो बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। CSF इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व इन, तो जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया था कि CSF जितना भी हम निकाल सकते हैं उतना CSF हम प्रिजर्व करके रखते हैं। वो किस केस में? अल्कोहल पॉइजनिंग के केस में। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं, कॉपर पॉइजनिंग नहीं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो अल्कोहलिक पॉइजनिंग के केस में जितना भी हम CSF हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना भी हम निकाल सकते हैं, वो हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया था CSF एज मच एज कैन बी विड्रॉन, तो अल्कोहल पॉइजनिंग के केस में हम CSF को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दो, 8 निमोनिक दिया था बोन के लिए कि हैवी मेटल के केस में हम बोन को प्रिजर्व करके रखते हैं एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर ऑफ शार्ट ऑफ फीमर। हेयर्स 20 to 30 नंबर और 5 ग्राम या फिर नेल्स, ये सारे भी हम हैवी मेटल पॉइजन के केस में हम करते हैं। यूट्रस, अपेंडेजेस, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, ये क्रिमिनल एबॉर्शन के केस में। फैट, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, और CSF जैसे मैंने बताया अल्कोहल के केस में। विट्रियस ह्यूमर किस केस में हम प्रिजर्व करके रखेंगे? अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, इस केस में हम विट्रियस ह्यूमर को प्रिजर्व करके रखेंगे। बाइल को हम किस केस में प्रिजर्व करेंगे दोस्तों? ग्लूटाथायोन पॉइजनिंग के केस में, कोकेन के केस में, बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग के केस में, मेथाडोन के केस में, नारकोटिक्स के केस में। तो इन सब पॉइजनिंग के केस में हम बाइल को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, बाइल को हम प्रिजर्व करेंगे, वो हम प्रिजर्व करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए निमोनिक है, वो है ग्लू को बाहर मत निकालो, GLU ग्लू, CO को बाहर मत निकालो। तो ऐसे करके आप निमोनिक ले सकते हैं, ग्लू को बाहर मत निकालो, ऐसे करके ग्लू को अलग अलग आप सब ले सकते हैं, ग्लू को बाहर मत निकालो। तो बाइल का ये एक निमोनिक है। स्किन किस केस में हम करेंगे दोस्तों? एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस विद होल नीडल ट्रैक प्लस कंट्रोल सैंपल फ्रॉम अपोजिट साइड। तो 2 सैंपल हम लेंगे, एक जहां से निडल या और उसके जो ट्रैक हैं उसके 10 सेंटीमीटर का एरिया प्लस
उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक कंट्रोल सैंपल। तो स्किन केस में हम जो है किस पॉइजनिंग के केस में हम प्रिजर्व करेंगे, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकेन, इन सब के केस में हम जो है स्किन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट नॉट यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन केस ऑफ, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट नॉट, तो दोस्तों फिनॉल पॉइजनिंग के केस में रेक्टिफाइड स्पिरिट हम नहीं यूज कर सकते हैं, साइनाइड के केस में हम कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड में कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉस्फाइड के केस में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो फिनॉल के केस में हम रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज नहीं कर सकते, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टिफाइड स्पिरिट और किस किस केस में हम नहीं कर सकते यूज। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट हम सब पॉइजनिंग के केस में कर सकते हैं, लेकिन किस किस केस में नहीं कर सकते हैं, फिनॉल, फॉस्फोरस, पेरिएल्डिहाइड, केरोसिन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोहाइड्रेट, ईथर। Because the organic acid and parahaldehyde are soluble in alcohol and phosphorescence of phosphorus is decreased by alcohol, तो उसका जो ग्लो वगैरह है वो डिक्रीज हो जाता है फॉस्फोरस का, इसलिए भी हम अल्कोहल के अंदर नहीं रख सकते। इसलिए रेक्टिफाइड स्पिरिट हर केस में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं कर सकते। इसका दोस्तों एक निमोनिक है पी कर फेस, पी से हो गया फिनॉल, फॉस्फोरस, पैराल्डिहाइड, के से हो गया केरोसिन, फेस से हो गया एफ से फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, ए से हो गया अल्कोहल एसीटेट, सी से हो गया क्लोरोफॉर्म क्लोरोहाइड्रेट, ई से हो गया ईथर, तो पी कर फेस। इसलिए दोस्तों एक और निमोनिक है वो है PAPA यानी कि पापा। पी से हो गया फिनॉल, ए से दोस्तों हो गया अल्कोहल, पी से हो गया दोस्तों पैराल्डिहाइड, ए से हो गया दोस्तों अदर एल्डिहाइड्स ऑफ अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स। तो एक ये भी निमोनिक है, लेकिन एक ये भी निमोनिक है दोस्तों। ये निमोनिक मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, पी कर फेस, ये ज्यादा अच्छा निमोनिक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं दोस्तों। और भी प्रिजर्वेटिव के बारे में जानते हैं। सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जो घर में जो नमक होता है NaCl, वो नॉट यूज्ड इन पॉइजनिंग फ्रॉम कोरोसिव एसिड एक्सेप्ट फिनॉल, यानी कि कार्बोनिक एसिड को छोड़ के हम यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी जितने भी पॉइजन हैं हम उसके अंदर कर सकते हैं। एक्सेप्शन के केस में अगर हम देखें तो फिनॉल, एल्कलीज, कोरोसिव सप्लीमेंट्स एंड एकोनाइट, इन सब के केस में नहीं कर सकते, बाकी सब पॉइजन के केस में हम कर सकते हैं। शुड बी यूज इन ऑल केस ऑफ पॉइजनिंग एक्सक्लूडिंग सम कोरोसिव एसिड, जैसे मैंने बताया एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड यानी कि फिनॉल। पी कर फेस ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 10 mg या फिर ml सोडियम फ्लोराइड या एंड 3% पोटेशियम ऑक्सलेट, ये हम किस केस में करते हैं, फॉर प्रिजर्वेटिव ब्लड। फ्लोराइड इज ऑल्सो एडेड टू CSF, विट्रियस ह्यूमर एंड यूरिन इफ अल्कोहल एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड, एंड ऑल्सो इन एनालिसिस ऑफ कोकेन, साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये थोड़ा सा हमने जाना दोस्तों। थोड़ा से और प्रिजर्वेटिव के बारे में भी बता देता हूँ। 5% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम सिट्रेट एंड 0.25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मलिन। फॉर्मलिन को किस केस में करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग ओनली 2 to 3 ml। ये 5% की बात चलिए दोस्तों, 10% फॉर्मलिन नहीं, ठीक है। तो 30 mg पोटेशियम ऑक्सलेट एंटीकोगुलेंट एंड 10 ml सोडियम फ्लोराइड, ये किस केस में होता है दोस्तों, ब्लड इन सस्पेक्टेड पॉइजनिंग इंक्लूडिंग अल्कोहल बट एक्सक्लूडिंग ऑक्सैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब के केस में। 30 mg सोडियम सिट्रेट इन प्लेस ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, ये किस केस में करते हैं दोस्तों, ब्लड इन पॉइजनिंग ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। 10 ग्राम सोडियम नाइट्रेट इन प्लेस ऑफ सोडियम फ्लोराइड, ब्लड इन पॉइजनिंग बाई फ्लोराइड। तो इस केस में हम यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ बताता हूँ प्रिजर्वेटिव, और यहाँ पे किस चीज में हम ले रहे हैं यहाँ पे यूज, तो ये हम लेंगे हम यूज, किस यूज में हम लेते हैं। हेपेरिन एंड EDTA, ये हम किस केस में करते हैं, नॉट यूज एज इंटरफेरेंस विद मेथनॉल डिटेक्शन।
लिक्विड पैराफिन किस केस में करते हैं? इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एडेड इमीडिएटली ओवर ब्लड टू अवॉइड एटमॉस्फेरिक O2 एक्सपोजर। तो ये हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में लिक्विड पैराफिन को यूज हम करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन एंड करता हूँ। उससे एंड करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, ये एक स्लाइड और बताता हूँ। थाइमोल हम किस केस में करते हैं? यूरिन के केस में। नो प्रिजर्वेटिव, किस केस में हम कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे? बोन, हेयर, नेल, लंग्स फॉर डिटेक्टिंग इनहेल्ड पॉइजन, रेफ्रिजरेशन अवेलेबल अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, एनालिसिस विद इन 24 आवर। तो इन सब के केस में हम कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज हम नहीं करेंगे। तो यूरिन का काफी फेमस क्वेश्चन है कि क्या यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं? सोडियम फ्लोराइड या फिर थाइमोल या फिर सैचुरेटेड सैलाइन या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट या फिर सोडियम बेंजोनेट या फिर टोलुइन। तो थाइमोल, टोलुइन, सोडियम फ्लोराइड ये सारे काफी फेमस क्वेश्चन में से एक हैं। तो दोस्तों एंड करने से पहले, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। यानी कि दोस्तों ओकेजनली आप पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों नीट पीजी का सपना आप फिर छोड़ ही दीजिए। अगर आप डेली करते हैं तो ही आपको नीट पीजी बहुत आसानी से मिलेगी। वो कहते हैं करत करत अभ्यास करे जड़मति हो सुजान। तो इसीलिए दोस्तों डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको किसी फील्ड में एकदम आपको महारत हासिल करनी है। तो किसी फील्ड है, सब्जेक्ट है, नीट पीजी एग्जाम है या और भी कोई एग्जाम है, तो दोस्तों नीट पीजी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी रेगुलर। ओकेजनली करेंगे, कभी कभी करेंगे या इफेक्टिव तरीके से नहीं करेंगे, डेली 1-2 घंटे पढ़ेंगे, महीने भर यही शेड्यूल कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें काफ़ी गलत हैं। कोशिश करिए कि आप एक अपना शेड्यूल बनाइए। जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि आप अपना 8 से 10 घंटे का पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए। अगर उससे ज़्यादा बना सकते हैं वेल एंड गुड। तो उसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करें। 4 से 5 घंटे का एक पार्ट ले लीजिए आप थ्योरी का और एक पार्ट आप ले लीजिए MCQs या फिर टेस्ट या फिर ग्रैंड टेस्ट का। दोस्तों अगर आप 4 से 5 घंटा पूरा इस सेक्शन के लिए आप लेते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप 3:30 बजे से शाम को आप जो है अपना ग्रैंड टेस्ट दिया करिए, डेली ग्रैंड टेस्ट दिया करिए। इससे दोस्तों होगा ये कि जो नीट पीजी का एग्जाम होता है वो शाम को 3:30 बजे से होता है। तो अगर आप डेली 3:30 बजे से डेली अगर आप एग्जाम की आप ग्रैंड टेस्ट की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो दोस्तों आपको नीट पीजी एग्जाम से पहले आप अपना शेड्यूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन भर सोते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग का अपना अलग अलग शेड्यूल होता है, लेकिन ऐसे लोग का देखा गया कि एग्जाम से पहले फिर उनको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है ताकि उनको एग्जाम के टाइम पे नींद ना आ जाए, क्योंकि उनको दिन में सोने की आदत होती है। तो ऐसे में उनको नींद ना आ जाए एग्जाम के टाइम पे। इसलिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एक शेड्यूल मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप जो है 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट बना लीजिए और 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट बना लीजिए जिसके अंदर आप सिर्फ रिवीजन करिए, MCQs, रिवीजन और टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट ये सब दीजिए। अगर आप ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो बहुत अच्छा है। और ग्रैंड टेस्ट दोस्तों कोशिश करा करिए शाम को 3:30 बजे से दिया करिए। जैसे मैंने आपको बताया नीट पीजी का एग्जाम 3:30 बजे से होता है, तो आपको एक आदत सी पड़ जाएगी 3.5 घंटा एक तो सीटिंग कैपेसिटी की, प्लस आपको 3.5 घंटा आपको नींद नहीं आया करेगी शाम के टाइम पे, क्योंकि दोपहर और शाम का ये जो टाइम है इसमें काफ़ी सारे लोग खाना खाने के बाद सोने की कोशिश करते हैं ताकि वो रात भर जग के पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों आप 3:30 बजे से अगर पेपर होता है तो 3.5 घंटे का जो पेपर होता है उसके बाद आपके पास 1.5 से 2 घंटे का आपके पास टाइम बचता है उसको आप अपना इवैल्यूएशन करने के लिए। तो आप सुबह को थ्योरी पढ़िए, शाम के टाइम पे आप टेस्ट दीजिए, बहुत ही अच्छी दोस्तों ये होती है। बाकी आप ये कर सकते हैं कि आपने कोई थ्योरी पढ़ा, फिर MCQ सॉल्व किया, फिर थ्योरी पढ़ा, फिर MCQ सॉल्व करा, फिर थ्योरी करा, फिर MCQ सॉल्व करा, और फिर शाम के टाइम पे जब आप सोने चले उससे पहले सिर्फ रिवीजन। आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं जो आपको को सूट करे। लेकिन दोस्तों ध्यान में आपको यही रखना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं कि महीने में 1-2 बारी आप टेस्ट दे रहे हैं फिर उसका भूल जा रहे हैं, नहीं, कंसिस्टेंट रहिए। और जो है इफेक्टिव तरीके से अगर आप करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो दोस्तों आपकी नीट पीजी बहुत आसानी से आपकी क्रैक हो जाएगी।
तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मैं नई नई वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आता रहेगा और आपकी इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। वीडियो को लाइक जरूर करा करिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रखने के लिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरी रिकॉर्डेड सेशन है। ये रिकॉर्डेड सेशन होने की वजह से आपके अगर कोई भी डाउट आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के बाद उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, स्लाइड मैंने रखी हुई है। लेकिन दोस्तों तब भी अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप मेरे से ऐप के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। भूलेगा नहीं दोस्तों, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अगर मैं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके जनरली जो चार्जेस होते हैं वो 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको 30,000 नहीं देना, ये आपको देना 27,000 रुपीज़। दोस्तों ऐसे ही अगर मैं 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो 12 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो होते हैं 22,500। और ऐसे ही दोस्तों 1 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो होते हैं 4,500। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो ये आता है 27,000 रुपीज़, 27। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 13 मंथ के चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि आपको पे करना 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरे 2 साल के लिए मिलेगा। तो दोस्तों 8 महीने के बाद एग्जाम है, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि पोस्टपोन नहीं होगा। अभी ऑफिशियली कोई नहीं आया है, तो 8 महीने के बाद एग्जाम है। अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो 8 महीने के बाद एग्जाम है। तो 8 महीने के बाद एग्जाम के बाद दोस्तों फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है। जब तक काउंसलिंग होती है दोस्तों तो तब तक जो है नीट पीजी और तब तक जो है एम्स के एग्जाम की बारी आ चुकी होती है। तो दोस्तों इसीलिए आप नीट पीजी एग्जाम के बाद भी आप जो है अपनी पढ़ाई के टच में रह सको, इसलिए दोस्तों ये 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है पैक है काफ़ी इफेक्टिव है दोस्तों। ये आप लीजिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसी साथ आज की मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। अगली बार फिर से एक नई रिकॉर्डिंग के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।